हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। मैं हूं आदर्श सिंह। कल हमने बात किया था यूपीएससी सीएससी मेंस का सेकेंड पेपर यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। आज हम बात करेंगे यूनिट 11 से और 20 तक। तो देखते हैं, आप लोग मन में आ रहा होगा सिलेबस पे ही डिस्कसिंग हो रहा है। सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस को जब तक हम नहीं जानेंगे तो परीक्षा का पैटर्न क्या है उसको हम नहीं समझ सकते हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हम तैयारी करते हैं तो एग्ज़ाम हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाता है। इसीलिए सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं यूनिट 11 की। यूनिट 11 में क्या दिया हुआ है, यूपीएससी की क्या डिमांड है। तो आइए बात करते हैं, देखते हैं फिर। यूनिट 11 में दिया हुआ है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। तो आइए फ्रेंड देखते हैं। ये तो 2 लाइन में सिलेबस दे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी डिमांड क्या है, इसमें पढ़ना क्या होता है। जैसे जितने एनजीओ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एसएचजी, वो कैसे काम करते हैं। कई संस्था भी हैं जो काम करती हैं। एनजीओ काम क्या होता है, एनजीओ का मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये सामाजिक काम करती है। क्या करती है, सामाजिक काम करती है। जैसे में अगर इसकी बात की जाए एनजीओ की, तो मान लीजिए कि कोई विधवा महिला है, विधवा को आवास के लिए, या कोई गरीब लड़का है या कोई गरीब आदमी है, कोई भी उसके लिए काम करती है, अनाथ बच्चों के लिए काम करती है, वगैरह वगैरह। बहुत तरह की चीज़ें हैं जिस पे एनजीओ काम करती है। जैसे अगर मोटा मोटी देखा जाए तो मुख्य काम इसका क्या होता है, एनजीओ का। एनजीओ का मुख्य काम होता है, एनजीओ का मुख्य कार्य जो होता है क्या होता है, जरूरतमंद गरीब तबके के लोगों को सहायता प्रदान करना। जरूरतमंद गरीब तबके लोगों को सहायता प्रदान करना, ठीक है। जो गरीब लोग हैं, जो असहाय हैं, उसके लिए एनजीओ कार्य करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को धनराशि प्रदान कराई जाती है, जिससे वो उनको कोई भी काम करना है तो कुछ धनराशि, जैसे कुछ महिलाओं का ग्रुप होता है, समूह होता है, उसमें उन लोगों को धन प्रोवाइड कराया जाता है, वितरित किया जाता है। और फिर अपने तरीके से जो भी एनजीओ है, जो भी या कंपनी है, कुछ भी, वो अपने तरीके से अपने लोगों को भेज करके उन लोगों को राशि प्रदान कराती है, फिर समय से वसूली भी कर लेती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे। इसी क्रम में हम लोग यूनिट 12 की बात करेंगे। यूनिट 12 में क्या हम लोग को पढ़ना है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। यूनिट 12 बात करता है केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं विकास। इसमें भी अगर देखा जाए तो यही सब एनजीओ की भी बात हुई है। इसमें भी कल्याणकारी योजनाएं क्या है, जो भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं, भारत सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको कैसे लागू कराना है, लोगों तक
कैसे पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचाने का काम, लोगों तक पहुंचाने का काम, ठीक है, जिससे रक्षा, स्वास्थ्य, विधि मतलब न्याय आदि की देखभाल करते हैं इसमें, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को इसमें कवर करना है, ठीक है। अब देखते हैं यूनिट 13। यूनिट 13 में बात किया गया स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित, मतलब कि स्वास्थ्य की बात की गई इसमें, ठीक है। अब जैसे यही कोरोना है, इस समय स्थिति बहुत खराब है देश की, कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत स्थिति खराब है, महामारी चारों तरफ फैला हुआ है, पूरे अस्पताल की हालत खराब है, डॉक्टर्स परेशान हैं, लोग परेशान हैं, सभी लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। सभी लोग समस्या से जूझ रहे हैं इसमें। तो इसमें यही है कि ये तो तत्कालिक उपाय क्या किए जाए, ये तो इसमें ये देखना है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लंबे समय के लिए क्या उपाय होने चाहिए, जनसंख्या कितनी, जनसंख्या के हिसाब से कितने हॉस्पिटल होने चाहिए, कितने डॉक्टर्स होने चाहिए, इस पे हम इस चीज़ को हम कवर करते हैं। शिक्षा पे, ठीक है, सबसे जरूरी क्या होता है किसी भी देश के लिए, शिक्षा। अगर देश शिक्षित है तो देश को विकास होने में बहुत समय लगता है। देश क्या, एक परिवार ही शिक्षित है तो परिवार को आगे बढ़ने में बहुत समय नहीं लगता है। इसीलिए सभी लोग अब जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे सभी लोग अब शिक्षा की महत्व को अब सभी लोग समझ रहे हैं कि इसका महत्व क्या है। एक गरीब मजदूर भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, कोई भी हो, किसी भी तरीके से लोग अब शिक्षा का जो इम्पोर्टेंस है अपने देश में अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले ऐसा नहीं था, पहले कम था, लोग शिक्षा पे कम ध्यान देते थे। अगर किसी भी देश की बात की जाए तो उसका सबसे मजबूत बेस अगर क्या है, शिक्षा अगर उसका मजबूत है तो वो देश विकास बहुत जल्दी करेगा, ठीक है। मानव संसाधन की इसमें बात हो रही है, सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित, ठीक है। अब आगे देखते हैं यूनिट 14, गरीबी एवं भूख से संबंधित। गरीबी किसी भी देश की बहुत बड़ी समस्या है। गरीबी बहुत बड़ी समस्या, एक अभिशाप है, एक अभिशाप है किसी भी परिवार के लिए, किसी भी देश के लिए एक अभिशाप है ये। अगर आप गरीब हैं तो एक अलग ही समाज में जगह होता है, गरीब लोगों का एक अलग ही जगह होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं लोग घृणा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर चीज से वो जूझते रहता है। सबसे बड़ी दिक्कत है हर चीज से उसको जूझना होता है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि गरीब आप पैदा हुए ये आपकी गलती नहीं है, और गरीब आप मर जाएंगे ये आपकी गलती है, क्योंकि आप अपने जीवन में किए क्या, ठीक है। गरीबी जैसे चीज़ को आप अपने जीवन में नहीं ख़त्म कर पाएंगे तो आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि नहीं आपको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है तो ये गरीबी आपकी ख़त्म हो जाएगी। गरीबी का एक अलग मापदंड है, ठीक है। सब लोग अपने अपने तरीके से डिफाइन किए हैं गरीबी का मापदंड क्या है। इसको जब हम डिस्कस करेंगे गरीबी क्या होती है आगे नेक्स्ट वीडियो में किसी, तो हम बताएंगे कि गरीबी के मापदंड क्या होते हैं, कैसे मापा जाता है, कौन गरीब है कौन अमीर है, इसको देखा जाए। भूखमरी से बहुत लोग मर रहे हैं। अभी कोरोना में देख लीजिए, कोरोना काल में ही कितने लोग हैं जो भूख से ही मर रहे हैं। कोरोना से तो बात छोड़ी अलग है, कितने मजदूर ऐसे हैं डेली कमा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, डेली का 100 रुपये उनका इनकम है तो शाम को 100 रुपये वो ख़त्म भी कर देते हैं, ठीक है। अब उनको 100 रुपये नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, कौन उनको खाना देगा, तो लोग भूखमरी से मरेंगे ना, तो क्या करेंगे, मर ही रहे हैं लोग, डे बाई डे मर रहे हैं भूखमरी से। इस पर कौन ध्यान दे रहा है, इस पर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो इसमें यह है कि गरीबी और भूखमरी से कैसे मुक्ति मिले, ठीक है। गरीबी और भूखमरी से कैसे मुक्ति मिले। गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है, ख़त्म तो नहीं हो रही है, ख़त्म होगा भी नहीं जहाँ तक लगता है अपने देश में,
क्योंकि यहाँ पे स्थिति ये है कि जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं यूनिट 15 अब। यूनिट 15 में दिया हुआ है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य पर। देखिए ये इंग्लिश में भी सिलेबस दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो इसमें देख सकते हैं। अब दोनों में पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आपको भी देखने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए दोनों में दे दिया गया है। जिसमें आप देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी आपको इसका PDF चाहिए तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसमें बहुत सोचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। शासन व्यवस्था कैसे चले देश में। शासन व्यवस्था का मतलब कि एक जो सिविल सेवक है और एक जनप्रतिनिधि जो है, जो कोई सांसद हो गया, विधायक हो गया, इनके संबंध जो हैं किस प्रकार से समाज में रहे ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कहीं का अगर सांसद बाहुबली है या विधायक बाहुबली है तो क्या करता है, जो सिविल सेवक होता है वो ज़बरदस्ती उसे काम करना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है। जो सांसद है, विधायक, वो भी जनप्रतिनिधि है तो वो भी जनता के लिए कुछ करना ही चाहता है। तो उससे बस ये है कि कैसे तालमेल बैठा के समाज में सामंजस्य बैठाया जा सके, सामंजस्य तरीके से कोई भी काम कराया जा सके, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, यूनिट 16, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है तो फ्रेंड्स बता दे रहे हैं, इसमें पढ़ना होता है ये सिविल सर्विस की इसमें पढ़ना हमको सिविल सर्विस की समस्याएं, ठीक है, समस्याएं एवं चुनौतियां, ठीक है। सिविल सर्विस वाले होते हैं, चुनौतियां, ठीक है, उनकी समस्या और चुनौती क्या है, ठीक है। भ्रष्टाचार की समस्या, इसमें भ्रष्टाचार की भी समस्या आती है। पता चला कोई किसी जिले का IAS बन गया और लगा घूस खाने, तो भ्रष्टाचार तो होगा ना। जब भ्रष्टाचार होगा तो देश का विकास कैसे होगा, किसी जिले का विकास कैसे होगा। कोई भी योजना आएगी, कुछ भी होगा, वो पैसा लेके बैठ जाएगा, हो गया फिर, ठीक है। अब इसमें देखा जाता है लोक सेवक और जनप्रतिनिधि का संबंध, ठीक है। कार्यप्रणाली की समस्या भी इसमें आ जाती है, तो ये सब चीज़ें इसमें कवर करना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 17, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। तो अब ऐसा थोड़ी कि सब देश से संबंध जोड़ लेंगे, ऐसा नहीं है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो बाकी ताकतवर देश हैं, जैसे बड़ी शक्ति वाला जो देश है, उससे हम रिलेट करते हैं। जैसे हो गया बांग्लादेश हो गया, ठीक है, इसका पड़ोसी देश बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। तो इन देशों के साथ अफगानिस्तान, इन देशों के साथ कैसा संबंध है अपने भारत देश का, इसको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। अब बाकी जो बड़ी शक्तियां हैं, जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका के साथ कैसा संबंध है भारत का, ब्रिटेन हो गया, इसका संबंध कैसा है भारत देश का, इसको ध्यान देना होता है। जैसे महत्वपूर्ण संगठन है
सार्क हो गया, एशियन हो गया। तो इस सब में भारत की क्या भूमिका है, भारत की क्या भूमिका है, इसको हम कवर करेंगे इसमें। इस चीज़ को हमको ध्यान देना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं ऑनलाइनर है कुछ भी पढ़ लिए कि नहीं भारत के कितने, भारत से सटे हुए कितने देश है, कितने पड़ोसी देश है, इससे काम नहीं चलने वाला। उसके संबंध कैसे हैं, ठीक है, आर्थिक संबंध कैसे हैं, राजनीतिक संबंध कैसे हैं, ठीक है, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, इसको कवर करना होता है। ऐसा नहीं कि नहीं बस पढ़ लिए कि भारत से सटे हुए कितने देश हैं तो 7 बता दिया तो बस हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट 18, ठीक है, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। अब जैसे यही है, जैसे मान लीजिए कि सार्क हो गया, ठीक, एशियन हो गया, तो इस टाइप के इसमें हैं। इवेन्ने हो गया, ठीक है, इस सब में भारत का क्या भूमिका है, भारत का क्या भूमिका है, इससे भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। और इन सब के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, कुछ भी होता है, तो उससे भारत को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से फ़ायदा है, नुकसान है, ये सब चीज़ को कवर करते हो। मतलब इसमें यही देखना है कि आर्थिक फ़ायदा या राजनीतिक फ़ायदा या नुकसान, इसमें देखिए दोनों पक्ष को देखना होता है, नकारात्मक पक्ष देखिए और सकारात्मक पक्ष देखिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो दोनों पक्ष को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है। अगर यूपीएससी नकारात्मक चीज़ को पूछ देती है तो उसको बताना पड़ेगा, सकारात्मक चीज़ को पूछ देती है तो उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। उसकी जो डिमांड हो, वो जो पूछे वो हमको बताना पड़ेगा, यूपीएससी जो पूछे वो हमको बताना पड़ेगा, उस तरीके से हमको बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं हम अपने मन से कुछ भी, ठीक है, वो जो पूछती है उसको बताना पड़ता है, ठीक है। फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट यूनिट 19, भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियाँ तथा राजनीति का प्रभाव प्रवासी भारतीय, ठीक है। ये विकसित देश की बात, विकासशील देश हो गया, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चीन हो गया, ये सब देश जो हैं ये सब विकसित देश हैं, ठीक है। अब इन सब की नीतियाँ तथा राजनीतिक प्रभाव, ठीक है, अमेरिका से जो संबंध है भारत के, ब्रिटेन के जो संबंध है, चीन से जो संबंध है, इससे क्या राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है भारत देश पे, राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहा है, ठीक है, उसकी जो भी नीतियाँ बन रही हैं उस पर क्या प्रभाव, जैसे प्रवासी भारतीय हो गया, ठीक है। तो जैसे कितने हैं भारतीय हैं जो जाके वहाँ पे अपना दूसरे देश में हैं अपना कर रहे हैं, जैसे गूगल के सीईओ हैं इस समय, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, वो कौन है, वो भी भारतीय ही हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स इसको कवर करना है इसमें यूनिट 19 में। अब बात करते हैं लास्ट यूनिट 20, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मंच और उनकी संरचना अधिदेश। जैसे यूएन हो गया, ठीक है, सार्क हो गया, एशियन हो गया, ये सब की बात करते हैं इसमें भी, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। तो इसमें मेन यही देखना है भारत का क्या प्रभाव है इस पर, भारत की क्या स्थिति है, सब चीज़ है, ठीक है। इस चीज़ को हम इसमें देखेंगे। तो फ्रेंड्स 20 यूनिट जीएस पेपर 2 में होते हैं, जीएस पेपर 2 में टोटल 20 यूनिट होते हैं और एक एक चीज़ों को इसमें कवर करते हैं। जैसे इसमें क्या है कि जब मेंस पेपर को जब आप कवर कर लेंगे, मेंस पेपर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा
तो इसी के साथ आपका प्री भी कंप्लीट हो जाता है। प्री के लिए अलग से तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं अलग से तैयारी करें, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं एक पॉजिटिव कोटेशन के साथ। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है, ठीक है। तो फ्रेंड्स सभी लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस सब को झेलते हुए जीवन है, ये समय है, गुजर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। महामारी है, सभी लोग अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, ये समय भी चला जाएगा। कोरोना से हम लोग भी जंग जीत ही लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।